हेलो एवरीवन। तो आज ना हम हॉन्टेड हाउसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिटन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। दिस पर्टिकुलर पोम इट टॉक्स अबाउट हॉन्टेड हाउसेस, लेकिन ये जो है ये हमको जो घोस्ट होते हैं, जो फैंटम्स होते हैं, इनका एक अलग ही पहलू बताने वाली है। नाउ लेट्स बिगिन विद हॉन्टेड हाउसेस। All houses wherein men have lived and died are haunted houses. Through the open doors, the harmless phantoms on their errands glide with feet that make no sound upon the floors. All houses wherein men have lived and died are haunted houses. तो अभी जितनी भी हमने स्टोरीज पढ़ी है, मूवीज देखी है, उसमें हमने क्या समझा है कि हॉन्टेड हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जहां पे जैसे कोई इंसान जो है जिसकी डेथ हो गई है, हो सकता है उसकी कोई विश पूरी नहीं हुई हो या उसकी लाइक टाइमली डेथ नहीं हुई हो, किसी ने उसका मर्डर कर दिया हो या उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। तो हमने जितनी मूवीज देखी है उसमें भूत ऐसे ही होते हैं ना, जिनके साथ कुछ हुआ होता है एंड देन वो रिवेंज लेने के लिए आते हैं, वेंजेंस के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, ऑल हाउसेस वेयरन मैन हैव लिव्ड एंड डाइड, जितने भी घर हैं जहां इंसान रहा है और मे बी टाइमली बूढ़े होने के बाद जब उसकी डेथ हो चुकी है, वो सब के सब हॉन्टेड हाउसेस हैं। Through the open doors, the harmless phantoms on their errands glide. Through the open doors मतलब जो ये harmless, अब यहाँ पे वो जो घोस्ट्स हैं उनको क्या बोल रहे हैं, वो उनको harmless कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये harmless phantoms हैं, हार्मलेस घोस्ट हैं, और वो अपने डेली के काम जो हैं उसी तरीके से करते हैं जैसे वो पहले करते थे। एंड दे ग्लाइड विथ फीट दैट मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर्स। अब उनके जो है उनको चलना नहीं पड़ता, हम जब चलते हैं तो फ्लोर पे आवाज आती है, लेकिन वो अपने काम करते हैं और वो इस तरीके से चलते हैं कि कोई आवाज नहीं आती है। वी मीट देम एट द डोरवे। अब हम उनसे कहां कहां मिलते हैं, हम उनसे डोरवे पे मिलते हैं, स्टेयर्स पे मिलते हैं, along the passages they come and go। और जो पैसेजेस होते हैं, जो मतलब जो गलियां होती हैं, वहां से वो आते जाते रहते हैं। impalpable impressions on the air। impalpable मतलब जिसको आप फील नहीं कर सकते, जिसे आप महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वैसे इंप्रेशंस होते हैं एयर में। A sense of something moving to and fro। लेकिन आपको ऐसा लगता है शायद कोई गया, शायद कोई गुजरा। तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोल रहा है कि जो फैंटम्स हैं, जो घोस्ट हैं, जो स्पिरिट्स हैं, वो हर जगह हैं। वो उसी तरीके से नॉर्मली अपने काम कर रही हैं जैसे शायद वो अपनी लाइफ टाइम में, रियल लाइफ में करा करती थी। There are more guests at table than the hosts invited। सो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता होगा अगर जैसे आप अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, तो हो सकता है आप और आपकी फैमिली बैठी हो, मान लो 2 लोग बैठे हैं, लेकिन देयर आर मोर घोस्ट एट द टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड। तो जितने लोग थे उनसे ज्यादा लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं। The illuminated hall is thronged with quiet, inoffensive ghosts as silent as the pictures on the wall। ये जो illuminated मतलब जो वेल लिट जो हाउस है, उसका जो रूम है, इस thronged का मतलब है फिल्ड विथ, भरा हुआ है वो ऐसे क्वाइट, इनऑफेंसिव मतलब जो किसी भी तरीके से आपको हार्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे घोस्ट से। और ये घोस्ट उतने ही साइलेंट हैं जितने की वॉल पे जो पिक्चर्स होती हैं वो साइलेंट होती हैं। सो यहाँ पे लाइक एज साइलेंट एज, तो यहां उन्होंने एक सिमिली यूज करते हुए बताया है कि जो घोस्ट हैं ये इतने साइलेंट होते हैं, ये आपको जैसे मूवीज में दिखाते हो या स्टोरीज में पढ़ते हो, दे डोंट क्रिएट अ सीन, दे डोंट हॉन्ट यू, दे आर जस्ट साइलेंट जस्ट लाइक द पिक्चर्स। द स्ट्रेंजर एट माई fireside cannot see the forms I see, nor hear the sound I hear। He but perceives what is, while unto me all that has been is visible and clear। अब यहां पे एक ट्विस्ट है। द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी। जो स्ट्रेंजर है, जो फायर साइड पे मतलब फायर प्लेस पे वहां पे बैठा हुआ है, वो उन लोगों को नहीं देख पा रहा जो मैं देख पा रहा हूं। नॉट हियर द साउंड आई हियर, वो उनको नहीं सुन पा रहा जिसे मैं सुन पा रहा हूं। ही बट परसीव्स व्हाट इज, वो सिर्फ उसी चीज को परसीव कर पा रहा है, उसी चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहा है जो सामने उसे दिख रहा है। वाइल अनटू मी, यहाँ पे अनटू का मतलब होता है टू मी, लेकिन मुझे, वाइल टू मी
all that has been is visible and clear। मतलब all that has been, all that has been का मतलब है जितने भी लोग वहां हैं, जो भी कुछ वहां पे है, वो मुझे एकदम क्लियर और विजिबल दिख रहा है। अब इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो वो सुपरनैचुरल चीजों से कनेक्ट कर सकते हो, या तो वो खुद एक घोस्ट हैं। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि वो स्ट्रेंजर को नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे सब कुछ दिख रहा है, मुझे सब सुनाई दे रहा है, जितने कुछ भी यहाँ पे है, जितने लोग यहाँ है, मुझे सब दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है। Only the speaker can see and hear these phantoms while others cannot। सिर्फ स्पीकर देख सकता है, बाकी लोग नहीं देख सकते। The speaker himself may be a ghost। स्पीकर खुद हो सकता है एक घोस्ट हो, who can see everyone around him, जो अपने आसपास सबको देख सकता है। For him everything is visible and clear। उसके लिए हर कुछ विजिबल है और क्लियर है। और मे बी दे एग्जिस्ट ओनली इन हिज मेमोरी, और हो सकता है या तो वो सिर्फ उसका इमेजिनेशन है, सिर्फ उसकी मेमोरी में एग्जिस्ट होता है। Next stanza. We have no title deeds to house or lands. Owners and occupants of earlier dates from graves forgotten stretch their dusty hands and hold in mortmen still their old estates. We have no title deeds to house or lands। अब यहाँ पे वो एक तरीके से कंफर्म कर देते हैं कि जो हमारे स्पीकर है, हो सकता है वो एक घोस्ट ही है, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास कोई टाइटल डीड्स नहीं है टू हाउस और लैंड्स। मतलब हम किसी भी हाउस के या किसी भी लैंड के ओनर्स नहीं हैं। अगर मेरी डेथ, मतलब जैसे अगर किसी की डेथ हो गई और उसकी स्पिरिट उस हाउस में है, तो भी वो उसकी ओनरशिप उसे नहीं मिलती। ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स, मतलब ये कौन बोल रहे हैं, वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउस और लैंड्स, ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स। मतलब जो यहाँ पे जो जिनका घर था, जिनका घर पहले हुआ करता था अर्लियर डेट्स में, मतलब पहले जिनका ये घर हुआ करता था, जो इसके ऑक्यूपेंट्स थे, आज उनका ओनरशिप खत्म हो चुका है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स and hold in mortmen still their old estates। क्योंकि अब जो है from graves forgotten stretch their dusty hands, ये एक मेटाफोर है। यहाँ वो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि ग्रेव से जो ये लोग हैं, जिनकी बहुत पहले जो आपके एंसेस्टर्स होंगे, जिनकी डेथ हो चुकी है, आपको उनके बारे में अब याद भी नहीं होगा, बट दे आर स्टिल देयर एंड होल्ड इन मॉर्टमेन। मॉर्टमेन का क्या मतलब होता है, इट इज द परपेचुअल इनएलिएनेबल ओनरशिप, जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। वो अभी भी उन्हीं घरों में अपनी एक पहचान जो है वो वहीं रखे हुए हैं, भले आप उन्हें ओनरशिप नहीं दो, वो अपनी एक ऐसी ओनरशिप के साथ हैं जिन्हें आप मिटा नहीं सकते। The line "We have no title deeds to house or lands" also suggests that the speaker is a ghost। ये जो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ना कोई ओनरशिप है जिन लैंड से हम एक टाइम पे बिलोंग करते थे, ये भी एक तरीके से सजेस्ट करता है कि शायद हमारे स्पीकर एक घोस्ट हैं। They do not have the ownership of houses and lands। उनके पास इन घरों की, इन जो जमीनों की कोई ओनरशिप नहीं है। The owners and the occupants are dead now। ये जो ओनर्स थे, ये जो ऑक्यूपेंट्स हैं, अब ये मर चुके हैं, इसलिए अब इनके पास कोई ओनरशिप नहीं है। From graves forgotten stretch their dusty hands। ये एक मेटाफोर है जिसका मतलब क्या है, that the dead still have a strong connection with their possession। मतलब जो डेथ हो चुकी है जिनकी, जो अभी ग्रेव में है, फिर भी आज उनका उनके घर से, उनके लैंड से, उनके होम से एक बहुत गहरा कनेक्शन है, इवन दो दे आर buried under the ground। The spirit world around this world of sense floats like an atmosphere and everywhere wafts through these earthly mists and vapors dense a vital breath of more ethereal air। The spirit world मतलब ये जो spirits का जो दुनिया है, अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस, वो अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस मतलब ये जो दुनिया है जिसमें रियल लोग रहते हैं, जिंदा लोग रहते हैं, उनके मतलब वो क्या बोल रहे हैं, वो लोग घिरे हुए हैं इन स्पिरिट्स के वर्ल्ड से। फ्लोट्स लाइक एन एटमॉस्फेयर एंड एवरीवेयर। ये जो स्पिरिट का वर्ल्ड है, ये एक तरह से हवा की तरह बहते हैं, मतलब ये हर जगह है, दे आर एवरीवेयर। वॉफ्ट through these earthly mist and vapors dense। wafts का मतलब होता है ब्रीज करना, बहना। wafts का मतलब क्या होगा, पास और कॉज टू पास जेंटली थ्रू द एयर। मतलब ये हवा में बहुत जेंटली बह रहे हैं, जिस तरीके से हवा में मिस्ट होती है, वेपर्स होते हैं, उसी तरीके से ये भी हैं।
अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर एथरियल एयर। एक वाइटल, एक बहुत ही जरूरी, एक तरीके से सांस लेने जितना जरूरी है ऑफ द एथरियल। एथरियल मतलब कोई चीज ऐसी जिसको आप बिलीव ही नहीं कर पाते। एथरियल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली डेलिकेट, कोई इतना डेलिकेट हो ऐसा लगता है कि इस दुनिया का ही नहीं है। जो स्पिरिट का जो वर्ल्ड है, ये हमारे रियल वर्ल्ड से में उसने हमें घेरा हुआ है, वो हर जगह है। द स्पिरिट्स जेंटली पास थ्रू द मिस्ट एंड वेपर्स इन द एयर। स्पिरिट्स जो है वो मिस्ट जो है, हवा में जो मिस्ट होती है, हवा में जो वेपर होता है, उसे जेंटली पास करते हैं लाइक अ वाइटल ब्रेथ ऑफ एयर बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। ऐसा लगता है जैसे कि वो एक सांस लेने जैसी है, जैसे कि वो जिसको जो इस वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा परे है। मतलब वो ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि स्पिरिट्स का जो एग्जिस्टेंस है वो है। Our little lives are kept in equipoise by opposite attractions and desires. The struggle of the instinct that enjoys and the more noble instinct that aspires. अब वो क्या बोल रहे हैं? हमारी जो छोटी छोटी लाइफ्स हैं ये इक्विपोइस में रखी हुई है। इक्विपोइस का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ फोर्सेस और इंटरेस्ट। मतलब हमारी जो लाइफ है उसमें ना एक बैलेंस होता है, और ये जो बैलेंस होता है ये कैसा होता है? हमारे अट्रैक्शंस, हमारी डिजायर्स का एक बैलेंस होता है। हमें जो चीजें अच्छी लगती हैं, जो हमें डिजायर करती हैं, जो हम चाहते हैं पाना, जो हम खुद हैं, एक बैलेंस चलता है इस चीज का। इट्स ह्यूमन नेचर टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूमरस डिजायर्स। और ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी इच्छाओं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। People who have an instinct to struggle, अब जैसे यहां लिखा है the struggle of the instinct that enjoys, मतलब जिन लोगों के अंदर ये इंस्टिंक्ट होता है कि जो भी लाइफ जैसे भी आ रही है उस स्ट्रगल को वो इंजॉय करते हैं। और जो लोग जो है नोबल इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं, मतलब जिनकी अच्छी सोच होते हैं, जिनके अच्छे डीड्स होते हैं, वो एस्पायर करते हैं, मतलब वो आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर विलिंगनेस है कि लाइफ जिस तरीके से आ रही है उसको उसी तरीके से जियो। दे एंजॉय द स्ट्रगल। और जो लोग के अंदर नोबल इंस्टिंक्ट्स है, मतलब जो अच्छे काम करना चाहते हैं, राइज हाई इन देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। These perturbations, this perpetual jar of earthly wants and aspirations high, come from the influence of an unseen star, an undiscovered planet in our sky. अब वो क्या बोल रहे हैं? This perturbations का मतलब क्या होता है? ये जो एक डिलेमा है, ये mental uneasiness है, ये anxiety है, nervousness है। This perpetual jar of earthly wants and aspirations, इन्होंने उसको, जो हमारी सारी इच्छाएं हैं, हमारी सारी डिजायर्स हैं, हमारी सारी नीड्स हैं, वांट्स हैं, उसको उन्होंने क्या बोला? एक तरीके से उन्होंने एक परपेचुअल, मतलब परपेचुअल का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होता, उसको उन्होंने कभी खत्म नहीं होने वाले जार से कंपेयर किया है। उन्होंने बोला कि ये जो हमारे जो टेंशन्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी डिजायर्स हैं, ये एक कभी खत्म नहीं होने वाले जार की तरह है। कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस, कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार। और ये सब ऐसा लगता है जैसे कि किसी अनसीन स्टार, मतलब कोई एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसका इन्फ्लुएंस है हम पे, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये पूरी डिजायर्स आती हैं। और ये एक ऐसा स्टार है जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता है, ये हमारे प्लैनेट में अनडिस्कवर्ड है। लेकिन ऐसा लगता है कि हम पे किसी चीज का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से हमारे अंदर ये सारी डिजायर्स जो हैं वो जन्म लेती हैं। And as the moon from some dark gate of cloud throws over the sea a floating bridge of light, across whose trembling planks our fancies crowd into the realm of mystery and night. इसका हम नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टैंजा भी पढ़ते हैं, फिर एक साथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। So from the world of spirits there descends a bridge of light, connecting it with this, over whose unsteady flow that sways and bends wander our thoughts above the dark abyss. अब यहां वो क्या बोल रहा है? And as the moon from some dark gate of cloud, जब मूनलाइट पानी के ऊपर पड़ती है, ओशन वेव्स के ऊपर पड़ती है, तो कैसा होता है? ऐसा लगता है बस वो लहरा रही है। उसको एक ब्रिज की तरह उन्होंने कंपेयर किया। उन्होंने बोला ये एक ब्रिज ऑफ लाइट से कंपेयर किया गया है, जो कि दैट डिसेंड्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स, जो कि जो ये मूनलाइट आ रही है उसको बोला है कि जो वर्ल्ड है ना स्पिरिट्स का, जो सारी जहां पे आत्माओं का जो वर्ल्ड है वो वहां से आ रही है, एक तरीके का ब्रिज है। Our thoughts
memories and aspirations can travel across the trembling planks. अब वो क्या बोल रहे हैं, हमारे जितने भी थॉट्स हैं, हमारी मेमोरीज हैं, हमारे एस्पिरेशंस हैं, ये सब इन ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स, जो यहाँ पे लिखा है across whose trembling planks are fancy's crowd, और ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी एस्पिरेशंस जो हैं वो क्राउड करती हैं और आगे बढ़ती हैं इनटू द realm ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट। और ये कहाँ चली जाती है, मिस्ट्री के किंगडम में चली जाती है, नाइट के किंगडम में चली जाती है। ये ब्रिज पे जाके जो है, ये एक तरीके से ब्रिज है जो आउटर वर्ल्ड को, जो स्पिरिट्स का जो वर्ल्ड है उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, जहां पे जाके आप अपने जो लोगों को आपने खोया है, लव्ड वंस है, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड टू राइज अबव द डार्क केव ऑफ द मटेरियलिस्टिक एबिस वर्ल्ड इन विच वी लिव। और ये जो डार्क एबिस है, केव एबिस मतलब एक ऐसी जगह, एक कोना, एक गहरी सी जगह, and to rise above the dark abyss of the materialistic world in which we live। और इस ब्रिज पे चल के हम ये जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है जिसमें हम एक तरीके से फंसे हुए हैं, हम सोचते हैं ये हमारा वो हमारा, इससे हम ऊपर निकल सकते हैं। In this memorable image, Longfellow skillfully captures the way that moonlight sways and bends। कि ये जो ब्रिज उसने बनाया है, ऐसा लगता है मूनलाइट जो है स्वे कर रही है, मूव कर रही है, इधर से इधर बेंड हो रही है, क्योंकि वो लहरों पे है। ऑन द वाटर टू क्रिएट द अनस्टेडी फ्लोर। अब ये क्यों किया उन्होंने, ये जो उन्होंने इमेज बनाई है क्यों बनाई है, ये पानी है, इस पानी के ऊपर ये जो लाइट पड़ रही है, क्या ये स्टडी है, क्या ये प्लेन है, नहीं, ये मूव कर रहा है। उन्होंने अनस्टेडी फ्लोर क्यों बताया है इस ब्रिज को, क्यों, क्योंकि जो ये अनस्टेडी फ्लोर है इसको ह्यूमंस क्रॉस नहीं कर सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट्स क्रॉस कर सकते हैं। ये जो पोम है ये बहुत कंफर्टिंग है, उसका स्ट्रक्चर बहुत कंफर्टिंग है, उसका कंटेंट भी बहुत कंफर्टिंग है। It assures us that rather than being hostile, ghosts are simply the shades of remnants of departed friends and family members। वो हमें ये बता रहे हैं कि वो बुरे नहीं हैं, जो घोस्ट हैं वो बुरे नहीं होते, लेकिन वो सिंपली कौन है, जो हमारे लव्ड वंस हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके रेमिनेंट्स हैं, मतलब उनका बचा हुआ पार्ट है। Enhanced by memory and emotion, whom we are glad to have still with us in whatever form। अब ये जो है ये क्या है कि हम इनके साथ जिस तरीके से रह रहे हैं, चाहे उसे मेमोरी बोलो, चाहे आप इमोशन बोलो, लेकिन किसी भी तरीके से जब वो हमारे साथ हैं तो हमें अच्छा लगता है। अब जो इसका जो नॉस्टैल्जिक टोन है, जहां पोएट बार बार कह रहा है कि हमारे लव्ड वंस जो हमसे दूर हो जाते हैं वो किसी ना किसी तरीके से हमारे पास हैं, वो हमसे कनेक्टेड है। हो सकता है जो पोएट है उसने अपने खुद के जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ डाली है, बिकॉज पोएट की जो फर्स्ट वाइफ थी, जब उनकी शादी हो चुकी थी तो उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो सिर्फ 24 इयर्स में, जब पोएट 24 इयर्स के थे तब उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बाद इनका एक और जो लॉस था वो क्या था, जब उनकी जो सेकेंड वाइफ जिनका नाम फ्रांसिस था, जिससे उनके 6 बच्चे भी हुए थे, वो 18 इयर्स की हैप्पी मैरिज के बाद उनकी भी जो है डेथ हो गई थी। उन्होंने ये बताया अपने आप को ये समझाया कि आपके जिन लोगों से आप प्यार करते हो लाइफ में, जिन्हें आप लूज करते हो, वो आपके साथ होते हैं एज स्पिरिट्स, जो कि हार्मफुल नहीं होते, जो हार्मलेस होते हैं। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। द पोएम इज मेड अप ऑफ 4 लाइन ABAB स्टैंजास। मतलब यहाँ पे क्या है, हर पोएम में, हर स्टैंजा में बेसिकली सब में 4 लाइन्स हैं, और इसका राइमिंग पैटर्न क्या है, ABAB है। जहां पे जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन से राइम होती है, और जो सेकेंड लाइन है वो फोर्थ लाइन से राइम होती है। थीम क्या है, थीम है कि जो घोस्ट हैं वो रियल होते हैं एंड दे डू एग्जिस्ट। अब हम देख लेते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइसेस। अब जो इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं उसमें पहला है मेटाफोर। मेटाफोर जैसे है, फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड, सिमिली एज साइलेंट एज द पिक्चर ऑन द वॉल। इमेजरी, इमेजरी मतलब साउंड इमेजरी, विजुअल इमेजरी, ऑडिटरी इमेजरी, मतलब जो भी तरीके से आप किसी चीज को इमेजिन कर सकते हो। सिंबोलिज्म जो हमने देखा था, दिस परपेचुअल जार ऑफ अर्थली वांट्स एंड एस्पिरेशंस। अब हम आ जाते हैं इसकी समरी पे।
तो इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम इट सेज दैट ऑल हाउसेस आर हॉन्टेड। तो जो पोएट क्या बोलता है कि सारे के सारे घर, क्योंकि हर घर में किसी ना किसी की तो डेथ हुई है पहले कभी, तो उसको क्या उसने बोला कि सारे घर हॉन्टेड होते हैं। द घोस्ट जस्ट गो अबाउट देयर बिजनेस एंड डोंट बॉदर एनीवन। और ये जो घोस्ट हैं ये अपना काम करते हैं, अपने आप से काम रखते हैं और वो किसी को बॉदर नहीं करते। वी ओनली समटाइम्स सेंस दैट समवन और समथिंग एल्स इज देयर। कभी कभी बस हमें ऐसी सुपरनैचुरल फीलिंग आती है कि कोई है या कोई हमारे अलावा कुछ और भी है वहां पे। इन द मिडल द ओनर डजंट नो हु ओन द हाउस बिफोर। और किसी को पता नहीं होता कि जैसे आपने कोई घर खरीदा, आपको नहीं पता कि आपसे पहले, हो सकता है पता नहीं वो जमीन किसकी थी, वो घर किसका था, उस घर को तोड़ के नया घर कंस्ट्रक्ट हो गया, लेकिन वो एरिया किसका था यू डोंट नो। The original owner of the house is still there as well, and the place where he lives overlaps with ours. The spirit world is there on top of us. अब वो क्या बोल रहे हैं, जो उस घर का ओरिजिनल ओनर था वो आज भी वहां है। हम भले वहां रहते हैं लेकिन वो भी वहीं पे हैं। जो हमारा वर्ल्ड है उस पे ओवरलैप करता है जो स्पिरिट्स का वर्ल्ड है। At the end of the poem, the author says that ghosts come from a different world. Last में वो क्या बोलते हैं कि ghosts जो है ना एक different world से आते हैं। वो मूनलाइट वाला ब्रिज है ना वहां से आते हैं। If you will and they can come and go as they please. और उस मूनलाइट वाले ब्रिज में सिर्फ ह्यूमंस नहीं जा सकते, ओनली स्पिरिट जा सकते हैं। तो वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से वापस चले जाते हैं। बट द स्पिरिट वर्ल्ड इज अ मिस्ट्री टू अस। और वो एक ऐसा रेल्म है, एक ऐसी किंगडम है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते।